एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला में आज हम नागरिक शास्त्र विषय का टीजीटी वर्ष 2010 का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और ध्यातव्य है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुए वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इसे संविधान के भाग 4 में स्थान दिया गया है। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। यह महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन है गार्नर का। और राजनीति को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना। और व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का वर्तमान स्वरूप, कार्यप्रणाली आदि समाहित होता है। इसी के तहत डॉक्टर गार्नर ने कहा था, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो तथ्यों के अध्ययन पर बल जो है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। कानून संप्रभु का आदेश है। यह कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है जॉन ऑस्टिन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तत्व को राज्य अन्य समुदाय संगठनों से अलग करता है? तो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करने वाला जो तत्व है वो है संप्रभुता। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत ये काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। इसके अनुसार राज्य न तो कोई दैवीय संस्था है, न बल प्रयोग का परिणाम है, न ऐसा साधन है जिसे मनुष्य ने सोच विचार कर और मिलजुल कर एक साथ बना डाला हो। और इस सिद्धांत का जो समर्थन है मैकाइवर ने किया है। किसी संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया था। तो साथियों ये जो वर्णन है ये जॉन लॉक ने किया था, क्योंकि लॉक जो है मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानता है और उसका कहना था कि जो प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य है वो शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहायता की रूप में रहता था और वो मनुष्य को अच्छा मानता है और उसी के आधार पर प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करता है। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो श्रेणी समाजवाद का जो संबंध है वो फ्रांस से था। अगला प्रश्न, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं। समाजवाद क्या है? देखिए, समाजवाद को एक निश्चित अर्थ बता पाना बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि यह व्यक्तिवाद के विरुद्ध ही तीव्र प्रक्रिया के रूप में आया था तो और एक राजनीतिक आंदोलन है, तो इसलिए जो है व्यक्तिवाद और समाजवाद एक दूसरे के विरोधी हैं। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो साथियों जो समाजवाद है, समाजवाद जो है पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच जो संघर्ष की अवधारणा को इंगित करता है। तो इसका जो मुख्य संबंध है वो श्रमिक वर्ग से है। सर्वाधिकार में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो जो सर्वाधिकारवादी जो राज्य होते हैं वो व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देते हैं। जैसे कि मुसोलिनी कहा करता था, सब राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरोध भी नहीं हो सकता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा निम्न में से कौन बल देते हैं? तो जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो मार्क्सवादियों की अवधारणा है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो उत्पादन के साधनों पे सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए और वहाँ पे असमानता नहीं होनी चाहिए। जस्टिस शब्द जस शब्द से निकला है। जस शब्द का संबंध निम्न में से किस भाषा का? तो जस्टिस शब्द का जो जस वर्ड है वो लैटिन भाषा से निकला हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये जॉन ऑस्टिन की परिभाषा है। इसको याद कर लीजिएगा और बहुत बार पूछा गया। अगला प्रश्न, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति है जॉन लॉक की।
अगला प्रश्न है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। तो जो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत है वो यह मानता है कि जो रीति रिवाज लंबे समय से चले आ रहे हैं उन्हीं से अधिकारों का जन्म होता है। जब ये स्थिर हो जाते हैं तब ये अधिकार का रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो चौथा विकल्प हमारा सही है कि ये राज्य परंपराओं की देन है। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है तो उसे देखा जा सकता है। तो साथियों ये प्रभाव की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रभाव को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन प्रभाव को देखा नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था। तो साथियों जो समाजवाद शब्द है वो सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट ओवन ने प्रयोग किया था। नाजीवाद का जनक कौन था या कौन थी? तो नाजीवाद का जनक जो है हिटलर था, और हिटलर जर्मनी का शासक था और जर्मन वर्क्स पार्टी के संस्थापक था। 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना तथा एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों द स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन की बहुत प्रसिद्ध कृति है, और इसी में इसने लिखा कि राज्य की उत्पत्ति तब होती है जबकि संघर्ष को दबाना मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो साथियों महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सन 1924 में, और भी बेलगाम कर्नाटक में। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो साथियों ये कथन जो है सीले का है, और उनका कहना था कि राज्य ही राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय है, परंतु इसका अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। राजनीति का इतिहास से संबंध स्थापित करते हुए सीले ने कहा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो साथियों मनुस्मृति में मनु ने जो है राज्य के 7 अंग बताए हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है। तो गांधी जी ने अहिंसा का जो अर्थ बताया था कि आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा एवं अस्तेय पर बल दिया था, जिनमें सत्य का अर्थ सदा सत्य बोलना, अहिंसा का अर्थ आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध एवं अस्तेय का अर्थ चोरी न करना है। सामाजिक संविदा का लेखक कौन था? सामाजिक संविदा या जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक था वो रूसो था, और सामाजिक समझौता की रचना 1762 में रूसो ने किया था, और रूसो जो है फ्रांस का विचारक था। सत्ता का विलय एक विशेषता है। तो साथियों जो सत्ता का विलय होता है वो संसदीय शासन प्रणाली में है, और संसदात्मक शासन वह व्यवस्था होती है जिसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है। तो इसमें जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती हैं, और मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है इसमें सत्ता का विलय हो जाता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति में सत्ता निर्धारित नहीं होती है। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जो भारतीय संविधान का निर्माण है साथियों वो संविधान सभा द्वारा किया गया था, और संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। इसके सदस्यों की संख्या 389 थी, और जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, और 93 देशी रियासतों के थे। और 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये अधिनियमित हुआ था, और 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को अपना स्वीकार किया गया था, यह लागू किया गया था। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो चौथे भी मैंने बताया कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और इसमें लगभग 6.4 जो करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा यहाँ पे यह जानना आवश्यक है कि जो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी तो उसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को जो है इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के जो चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जोड़े गए हैं।
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित? तो जो है आर्टिकल नंबर 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी की सिफारिश, इसी के आधार पे जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और इसे स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्यों को जो उल्लेख है वो इसके जो भाग जो है 4 का में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का में। प्रारंभ में इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है, यानी नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो साथियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को जो है इसका संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो जो धर्म की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक में दी गई है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो यह धारणा जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही है। तो हमारा विकल्प 3 बिल्कुल सही है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन दिया गया है। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो सूचियां हैं वो 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो आर्टिकल नंबर आपका 13, 251 और 254 से सर्वोच्च न्यायालय को जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। भारत में नागरिकता संबंधी संविधान बनाने का प्राधिकार किसे? तो भारतीय संसद को नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और नागरिकता का जो है प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 11 में संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा भूतपूर्व देशी राजाओं के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है। और जो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम है के तहत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो 5 वर्ष उसका कार्यकाल है। और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान है वो राज्यपाल होता है। और जो देश के या केंद्र का जो है कार्यपालिका शक्ति का प्रधान वो राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग या प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? तो साथियों जो आर्टिकल नंबर 326 है इसके अंतर्गत जो है
सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय एकीकरण लोकतंत्र या उससे संबंधित प्रश्न। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह पे नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं तो इस पद्धति को कहा जाता है प्रत्यावाहन। प्रत्यावाहन को रिकॉल भी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब जनप्रतिनिधियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जनता उनको हटाकर उनके स्थान पर नए प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकती है। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है तो इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है और इसी में पहली बार पृथक निर्वाचन पद्धति को शुरू किया गया था। 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था तो गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी और यह इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में एक युगांतकारी घटना सिद्ध हुई थी क्योंकि 1688 में स्टुअर्ट वंश के जो राजा थे जेम्स द्वितीय ने अपनी जो है जनता के विद्रोह से तंग आकर अपनी लड़की मेरी और उसके पति हॉलैंड को जो शासन सत्ता सौंप दिया था और ये बिना किसी हिंसा या क्रांति के हुआ था और इसका जो प्रभाव था वो यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा था। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने द ओरियन, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नामक ग्रंथों की रचना की थी और सन 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा तो ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? ये महत्वपूर्ण कथन मुसोलिनी का है। मुसोलिनी जो है वामपंथी विचारधारा का इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी विचारधारा बदल गई और वह घोर राष्ट्रवादी बन गया। उसने फाशिस्ट दल का संगठन किया। सन 1922 ईस्वी तक इटली का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति बन गया और उसी ने यह नारा दिया था कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया था तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। MV पायली ने इन्हें आधुनिक मनु कहकर बुलाया था या पुकारा था। मैं हूँ राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी तो लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ और लुई 14वां फ्रांस का शासक था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और कई परीक्षाओं में से पूछा गया, अति महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के जो है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन, इनको निषेधाधिकार प्राप्त है और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी देश को जो है निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। तो हमारा जो विकल्प है जर्मनी को निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था तो मुस्लिम लीग जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करती थी और मुस्लिम लीग का जो गठन है 1906 में ढाका में हुआ था। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो 10 है
और जो इसके स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं। तो कुल इनकी जो संख्या है वो 15 है। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।